हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पिछले वीडियो में हमने आपको बीजगणित विधि से रैखिक समीकरणों को हल करना सिखाया था। आज हम आपको उसी का एक और उदाहरण लेके थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बताया था हमने बीजगणित विधि के बारे में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास दो इक्वेशन ये लिखे हुए हैं। ये है पहला इक्वेशन 3x + y - 13 = 0 और ये दूसरा इक्वेशन है 2x + 5y - 33 = 0। तो यहाँ पर ये बताया था हमने कि इन रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं बीजगणित विधि से। तो आते हैं दोबारा से, इसको हम आज फिर से रिवाइज करवा दें। क्या है बीजगणित विधि? जैसे हमें जो चर x और y जो दिए जाएं उनके मान हमें जो ज्ञात करने हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो x के अपॉन में एक संख्या को यहाँ पे लिखनी है, उसके लिए हम रिक्त स्थान यहाँ छोड़ते थे। फिर इक्वल का निशान लगा के y और अपॉन में यहाँ पे एक रिक्त स्थान छोड़ते थे, यहाँ भी कुछ संख्या भरनी है और बराबर में 1 अपॉन यहाँ भी कुछ संख्या हमें भरनी होती है। तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस बताई थी। वो प्रोसेस क्या है ये समझें फिर से दोबारा से। आज यहाँ से अगर हम x के नीचे भरते थे तो क्या करते थे, x वाले पदों को बंद कर लेते थे। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करते थे विद चिन्हों का। और एक बात याद रखना है, किसी लड़के ने ये सीखा हुआ है कि ये y का भी साथ में गुणा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। y का जो गुणांक है उसका गुणा इस अचर पद में करना है और विद चिन्ह का करना है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का तो निश्चित रूप से माइनस का देखो माइनस बनेगा ना। तो यहाँ पर 1 है और 1 का गुणा यहाँ पे 33 में करना है, तो कितना आएगा? माइनस में ही 33 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? तो पहले इसका इसमें गुणा करना होता है और गुणा करने के बाद तुरंत माइनस का यहाँ पर निशान लगाते हैं। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करते हैं। वही बिल्कुल प्रोसेस है, माइनस का प्लस में गुणा कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का सूत्र में है तो माइनस माइनस क्या लिख दें? प्लस लिख दें। और यहाँ पर देखो 30 का 5 में गुणा, 5 या 15 मानी 150 हो गया काम। यहां देखिए y के नीचे अगर लिखना है तो y वाले पद को बंद करना है। फिर उल्टा गुणा पहले करते हैं, इसका इसमें गुणा करना है। माइनस का 30 का गुणा करना है कितने में? 2 में करना है। तो माइनस का 30 का 2 में गुणा माइनस का 60 बन जाएगा। क्लियर? फिर माइनस का चिन्ह यहां पर होता है, सूत्र है ये समझो, इसका इसमें गुणा फिर माइनस का चिन्ह लगाएं। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा और 33 का 3 में गुणा 33 या 99, तो माइनस का 99 होगा और माइनस ये पहले से है तो अब ये क्या हो जाएगा? प्लस का 99। तो इस तरीके से अब एक के नीचे लिखना है तो अचर पद को बंद करना है। फिर सीधा गुणा देखिए, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 पंचे 15। फिर माइनस का चिन्ह लगाना होता है। फिर 1 का गुणा 2 में करना है, 2 एकम 2। ठीक है, तो इस तरीके से x अपॉन यहां पर देखिए ये इसका इसमें जब घटाएं 150 से 33 घटा दें कितना बचेगा? 117 बचेगा। देखिए बराबर यहां पर y अपॉन यहां 99 में 60 घटा दें तो कितना बचेगा? 39 और बराबर में 1 में यहां पर ये कितना बचेगा? 13। बोलो कोई समस्या? तो इस तरीके से अब हमने ये बताया था कि ये 3 अनुपात बराबर बराबर हैं। पहले अनुपात को तीसरे के बराबर करना है तो x का मान निकल आएगा और दूसरे अनुपात को तीसरे के बराबर करना है तो y का मान निकल आएगा। बिल्कुल आसान सा काम है। x अपॉन 117 बराबर में 1/13, इस अनुपात को इसके बराबर लिख दिया। अब बस यहां से ये भाग वाला पद है, अगर यहां से हटाएंगे भाग वाली संख्या कहां पहुंचेगी? गुणा में। तो पक्षांतर कर दें, x = 117/13, 13 निम्मा 117। तो ये देखिए x का मान कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर? इसी प्रकार बिल्कुल यहां इन दोनों अनुपातों को बराबर कर दें। y/39 = में 1/13, तो यहां y = कितना हो जाएगा? 39/13। कितने बार कटेगा? 13 × 39, 3 बार कट जाएगा। y = कितना हो गया? 3। यहां देखिए बिल्कुल एकदम इनका सॉल्यूशन x और y दोनों के मान ये कितने कितने आ गए? x = 9 और y = 3। ठीक, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल करवाया था। मेरे ख्याल से 3-4 कुछ सवाल भी थे, उनको भी हमने सॉल्व करवा दिया था। और इसके आगे जो आज पढ़ना है वो कुछ इबारती प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ना है। बाकी सारी प्रश्नों को हमने वहां पे हल करवा दिया था। ठीक है, तो इनको हम रब कर दें और आज हम कुछ इबारती प्रश्नों को देखें आगे।
तो देखिए, अब हम इबारती प्रश्नों की ओर आपको ले चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन तक भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। देखिए, कोई व्यक्ति छात्रावास में रह रहा है, कोई छात्र होगा वो छात्रावास में रह रहा है, तो छात्रावास में रहने का एक रूल होता है कि अगर वहां पे आप रहोगे, भोजन भी करोगे और रहोगे भी, तो रहने का एक नियत किराया लगता है, उसमें आपको कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन होता यह है कि कोई व्यक्ति भोजन जितनी बार कर, कोई ऐसा होता है कि बाहर से भोजन करके आता है, तो आज यहां भोजन नहीं किया तो उस पर छात्रावास का जो भोजन वाला व्यय है वो उस दिन का नहीं लगेगा। तो इस हिसाब से ये व्यय आपका दो जगह से बट गया। एक आपका नियत है और एक नियत है और एक क्या है, एक उस पर निर्भर कर रहा है कि आपने कितने दिन तक भोजन लिया है। ठीक है, तो नियत व्यय अगर x रुपया मान लिया जाए तो निश्चित रूप से उस पर x रुपया तो लगना ही है, इसमें उस पर कोई गुंजाइश नहीं होगी, x रुपया तो लगना ही लगना है। फिर उसने जितने दिन तक भोजन किया वो एक दिन का अगर x रुपया है या 22 रुपया जो भी हम मान लेते हैं, तो उतना उसको उतने दिन का अलग से पेड करना पड़ेगा और x रुपया तो लगना ही लगना है। देखिए, हम आपको दो जगह इसका हम डिवाइडेशन करके बता दें। हम लिख दें इसमें, माना नियत व्यय बराबर मान लें x रुपया है, मतलब x रुपया तो उस पर लगना ही लगना है, और प्रतिदिन का भोजन व्यय मान लें 22 रुपया तथा प्रतिदिन का भोजन व्यय बराबर 22 रुपया है। समझे बात ध्यान से। एक दिन का भोजन करेगा तो उस पर 22 रुपया लगेगा, 4 दिन भोजन करेगा 4 22 लगेगा, 10 दिन भोजन करेगा तो 10 22 रुपया लगेगा, 20 दिन भोजन करेगा तो 20 22 लगेगा, लेकिन x रुपया तो उस पर परमानेंट एक पूरे महीने का लगना ही है, ये श्योर बात है। चलिए देखो, हम आपको प्रश्न की पहली शर्त के मुताबिक हम आपको पहला एक इक्वेशन बना के दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि एक कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन तक भोजन करता है। कितने दिन तक करता है? 20 दिन तक। देखिए ध्यान से समझें, x रुपया तो देखो नियत है, वो तो उस पर लगेगा। 20 दिन का 20 22 रुपया लगेगा, क्योंकि एक दिन का 1 22 रुपया लगता है, तो 20 दिन का कितना हो गया? 20 22 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे महीने का खर्च उस पर कितना पड़ेगा? x रुपया जो निश्चित है और 20 22 रुपया भोजन का लगेगा, तो टोटल मिला के उस पर प्रश्न के अनुसार कितना एक महीने का लगा? 1000 रुपये। ये देखिए आपका एक पहला इक्वेशन बनके तैयार हो गया। एक दूसरी शर्त के हिसाब से ये किस व्यक्ति के लिए है? ए व्यक्ति के लिए, माने ए छात्र के लिए है। ए कोई छात्र है उसके लिए पहली शर्त दी गई है, और कोई बी छात्र है उसके लिए दूसरी शर्त दी गई है। बी छात्र के लिए यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी के लिए अलग अलग करके लिख दें सेकेंड शर्त। तो बी कोई छात्र है उसके लिए सेकेंड शर्त क्या दी गई है? यह दिया गया है कि उसने अगर 26 दिन तक भोजन किया है तो उस पर व्यय कितना पड़ा है? 1180 रुपए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इस पे भी देखो x रुपए तो ये लगेगा, नियत वाला है वो तो लगेगा। 26 दिन का कितना लगेगा? 26 बाई, क्योंकि एक दिन का 1 बाई है, 26 दिन का कितना हो जाएगा? 26 बाई। तो टोटल महीने का टोटल खर्च इसमें दिया गया है 1180 रुपए। इस तरीके से ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान आपको ज्ञात करना है। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि ये आपको किस विधि से करना है। इसको आप रैखिक समीकरण दिए हैं जो, इनको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। विधियां आपको पता ही हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे बज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिसमें सुविधा मिले वो विधि आपको यहाँ पर अपनानी है। प्रश्न में नहीं दिया गया है कि किस विधि से सवाल को हल करना है।
तो यहां पर मेरे ख्याल से सबसे साधारण सी विधि दिखाई दे रही है विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम गुणांकों को बराबर करते हैं और यहां गुणांक सीधे सीधे बराबर x के गुणांक समान हैं, तो इसलिए हम यहां पर सीधा सीधा क्या करते हैं, घटाने पर घटा दें इन दोनों समीकरणों को। घटाने से ये हमारा एक विलोपित हो जाएगा। कौन सा पद विलोपित हो जाएगा? ये x वाला पद विलोपित हो जाएगा, मानी ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहां से देखिए 20y में से 26y जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6y बराबर यहां से बचेगा माइनस का 180। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकालोगे तो 180 बटे में 6 कर दें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 या 18 30 बचा। y का मान 30, इसका y का मतलब क्या था, y का मतलब था प्रतिदिन का भोजन व्यय। एक दिन का भोजन का व्यय उसका कितना निकला, 30 रुपया। ठीक है, एक दिन का भोजन का व्यय कितना है, 30 रुपये। ये y का मान आपको इक्वेशन 1 में रखना है तो 1 या 2 किसी में रख दें, तो यहां लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 नंबर में देखो रखें तो यहां पर x का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस का निशान लगाएं, 20 लिख दें और ये y का मान 30 लिख दें और बराबर में 1000 है वो भी आप त्यों का त्यों लिख दें। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा, 600, 20 या 60, 600 हो जाएगा। ये 600 अगर हम उधर भेज दें तो माइनस का 600 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, अर्थात x बराबर कितना हो गया, 400। ये 400 क्या निकल आया, ये आपका नियत व्यय है, एक महीने का नियत व्यय है आपका कितना, 400 रुपए। भोजन लें या ना लें 400 रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। और इसके बाद एक दिन का 30 रुपए भोजन का 600 लिखना है, 6000 कर दिया हमने, गलती हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में 400 रुपए किसके देने हैं, ये आपको नियत व्यय जो है वो 400 रुपए है, जबकि भोजन का व्यय कितना है, 30 रुपया। यहां लिख दें नियत व्यय, क्या लिख दें, नियत व्यय। नियत व्यय बराबर कितना लिख दें, 400 रुपए। और यहां पर प्रतिदिन का भोजन व्यय, प्रतिदिन का भोजन व्यय बराबर कितना लिख दें, 30 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। सही है, इसमें बताएं किसी को कोई समस्या हो तो। 2 प्रतिबंध हमें सवाल में दिए गए हैं, वो दोनों प्रतिबंधों से हमने दोनों समीकरण ये बना के तैयार कर लिए और इसके बाद इनको हमने विलोपन विधि से हल कर दिया है। विलोपन विधि से इसलिए किया है क्योंकि यहां पर x के गुणांक दोनों के समान हैं, यहां पर हमने दोनों को घटा दिया है तो ये y का मान निकल आया है, y का मान समीकरण 1 में रख दिया है तो x का मान निकल आया है। इस तरीके से नियत व्यय 400 रुपए और प्रतिदिन का भोजन व्यय बराबर 30 रुपए। क्लियर, एक सवाल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अब आज आगे दूसरा वाला सवाल, इसका दूसरा पार्ट देखिए लेके चलते हैं। यहां इसको रब कर दें और दूसरे सवाल की ओर अब पहुंचे। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश में से 1 घटा दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सरल सा है, बिल्कुल साधारण सा सवाल है। 2 शर्तें इसमें भी दी गई हैं, हर प्रश्न में 2 ही शर्तें दी जाती हैं क्योंकि यहां पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, इसलिए केवल और केवल 2 शर्तें ही हर प्रश्न में दी जाएंगी। देखिए ये भिन्न का सवाल है, तो भिन्न आप जानते हैं भिन्न को कैसे लिखा जाता है, अंश बटे हर में लिखा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी कोई भिन्न है x बटे y। माना, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना भिन्न बराबर मान लें x बटे y, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसका अंश मान लें x और हर मान लें y। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न हमारी x बटे y हो जाएगी। इसमें क्या लिखा है, देखिए पहली शर्त जो सवाल की है वो क्या है, पहली शर्त क्या है, शर्त पहली ये लिखा है भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, तब जबकि अंश में 1 घटा दिया जाए। वही भिन्न जो x बटे y हमने मानी है उसके अंश में 1 घटा दें, तब उस भिन्न का मान बराबर 1/3 हो जाता है। ये देखिए जो x लिखा है उसमें से हमने 1 घटा दिया, मानी अंश से 1 घटा दिया, तब भिन्न का मान बराबर 1/3 हो जाता है, बराबर 1/3 लिख दिया। यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीपल कर दें तो 3 का इधर गुणा करेंगे 3x - 3 बराबर y, 1 का y में गुणा 1y, या y को इधर पक्षांतर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 3x - y और बराबर में लिख दें 3। ये माइनस का 3 उधर ले जाएं तो एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया, एक शर्त से एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया।
ये अब दूसरी शर्त देखें, ध्यान दें क्या है। दूसरी शर्त आपकी ये है कि जब वह भिन्न 1/4 हो जाती है, कब? तब हो जाती है 1/4 जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। वही जो भिन्न हमारी पुरानी x/y वाली भिन्न है, उसके हर में 8 जोड़ दें। हर कितना है? y, उसमें 8 जोड़ दिया, तब उस भिन्न का मान बराबर कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। बराबर 1/4 लिख दें। देखिए यहां भी क्रॉस मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8। ये y को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 4x माइनस में y और बराबर में 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, दोनों इक्वेशन तैयार हो गए। यहां पर देखिए, यहां भी आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कर दें तो देखो सरलता से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए y के गुणांक बराबर बराबर है ना। तो यहां पर इसी के नीचे आपको इक्वेशन नंबर पहला लिख लेना है। लिखा है 3x माइनस y बराबर में 3। क्या कर दें? इसको घटा दें। यहां लिख दें घटाने पर। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, y से y ये कैंसिल हो जाएगा। 4x में 3x घट जाएगा तो बचेगा 1x, और यहां पर 8 में 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 5। ये x का मान कहां रखना है? x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें। 1 में रख दे रहे हैं, रखने पर 1 में रख दें तो ये देखो हो जाएगा 3, x का मान लिख दें कितना? 5, और माइनस y और बराबर में 3। ठीक है, तो यहां पर अगर हम y का मान निकालेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 3 माइनस, देखिए ये कितना हो जाएगा? 15। 5 दिया 15, उधर 15 भेज दें तो माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू में माइनस के कितने बचेंगे? 12। 15 माइनस के 3 घट जाएंगे, माइनस का 12 बचेगा, और यहां से ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 12। तो अब बताएं हमसे क्या पूछा गया था सवाल में? भिन्न पूछी गई थी, और भिन्न हमने क्या मानी थी? x/y। तो x का मान हमने कितना निकाला? 5, लिख दें 5, और बटे में y का मान 12। तो भिन्न हमारी कितनी हो गई? 5/12। क्लियर? कोई समस्या? तो इस तरीके से देखिए, एक बार फिर से आप दोबारा रिपीट कर दें। देखिए सवाल में दिया गया है कि भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाए। ये हमारे पास देखिए जो भिन्न है x/y, उसके अंश में हमने 1 घटा दिया है, और 1 घटाने पर भिन्न का मान बराबर 1/3 हो गया है। ये क्रॉस मल्टीपल करने के बाद एक आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया। एक दूसरी शर्त दी गई है कि इस भिन्न का मान 1/4 होता है, कब? तब होता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। ये देखिए x/y वाली जो भिन्न है उसके हर क्या है? y है। y में क्या जोड़ दें? 8। तो भिन्न का मान बराबर कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। फिर वही देखो क्रॉस मल्टीपल कर दें। 4x बराबर y प्लस 8 में 1 का गुणा y + 8 ही तो होगा। ये y इधर भेज दें, 4x माइनस का y और बराबर में 8। ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों इक्वेशनों को हल करके क्या करेंगे? x और y के मान ज्ञात करेंगे। यहां पर पहला इक्वेशन जो इसी के नीचे हमने इसको रख लिया है, किस लिए क्यों रखा है? क्योंकि हमें y के गुणांक ये बराबर बराबर दिख रहे हैं, इसलिए हमने विलोपन विधि से इसको हल कर दिया, घटा दिया, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। 4x में 3x घट गया, 1x बचा, और 8 में 3 घट गया तो 5 बचा। ये x का मान 5 समीकरण 1 में रख दिया, तो एक नंबर देखो 3 की जगह 3 लिखा है, और ये x का मान लिख रहा है कितना? 5। फिर माइनस का y और बराबर में 3, ये माइनस का y बराबर में 3, ये 5 दिया 15, उधर भेज दें, माइनस का 15 हो जाएगा। तो y बराबर में कितना हो जाएगा? ये कितना बचेगा? माइनस का 12। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा? 12। तो भिन्न बराबर x/y, x का मान 5 और y का मान 12। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको भी हम रब कर दें, और इसके बाद इसका तीसरा जो सवाल है उसको भी हम देखो हल करें। और देखिए आप ये सारे सवाल नोट करते जाएं, और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। यहाँ लिखा है यश ने एक परीक्षा में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश को 50 अंक अर्जित करता है। वो जो यश है उसको नंबर कितने मिलते हैं? 50। कब मिलते हैं ये 50? तब मिलते हैं जब सही पर उसको यदि 4 नंबर मिल जाएं
और गलत करे तब उस पर 2 नंबर की कटौती हो, तब उस पर उसको नंबर मिलते हैं कितने, 50 नंबर मिलते हैं। तो इस तरीके से परीक्षा में यह पूछा गया है कि कुल टोटल कितने प्रश्न आए हैं परीक्षा में, यस ने कितने प्रश्नों को अटेंड किया है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए हम ये मान लें, इसका सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। माना सही प्रश्नों की संख्या, जो उसने सही प्रश्न किए हैं उनकी संख्या मान लें x, ठीक, और जो कुछ गलत भी हुए होंगे कुछ सही हुए होंगे, तो मान लीजिए कि सही उसने x किए और गलत कितने किए हैं, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर मान लें y है। समझिए ध्यान से। तो कुल टोटल कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न बराबर हो गए x प्लस y, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या पूछी गई, इसका मतलब हम x और y दोनों को निकाल के जोड़ दें तो गलत और सही का टोटल हमारा हिसाब हो जाएगा कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक कंडीशन के हिसाब से उसको 40 अंक मिलते, किस कंडीशन के हिसाब से, तब जबकि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जाती। तो देखिए ध्यान दें, अगर उसने एक प्रश्न पर उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, एक सही प्रश्न पर 3 नंबर मिल रहे हैं और उसने x प्रश्न को हल किया है तो कितने नंबर मिल जाएंगे उसको, 3x, ठीक है। और इसी प्रकार एक गलत पर उस पर 22 नंबर, एक गलत पर 1 नंबर की कटौती होती है, तो 22 अगर उसने गलत कर दिए तो 22 की कटौती हो जाएगी, एक 22 की कटौती हो जाएगी। तो देखिए एक पहली शर्त आपकी समझें, जो उसने सही प्रश्न किए उस पर नंबर कितने हो गए उसके, 1 नंबर, एक प्रश्न पर 3 नंबर मिल रहे हैं, तो x पे कितने मिलेंगे, 3x। ये तो अगर वो गलत ना करता तो 3x नंबर उस पे उसको मिल जाते, लेकिन उसने गलती की है, वो कट जाएंगे। गलती कितनी की है, देखिए गलती कितनी की है, 1 नंबर, एक गलत पर 1 नंबर कटता है, और 22 की गलती करिए तो 1 22 आपका ये कम हो जाएगा। तो अब नंबर उसको कितने मिले, अब नंबर उसको मिले 40, बराबर लिख दें 40, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी शर्त एक और है, देखो सवाल की, आपका सवाल यह कहता है कि दूसरी शर्त के हिसाब से उसको 50 भी नंबर मिल सकते थे, लेकिन कब मिल सकते थे, तब जबकि उस पर जो उसने प्रश्न हल किए हैं उसमें से अगर सही अगर वो हल करता तो एक प्रश्न पर यदि उसको 4 नंबर मिलते, एक प्रश्न पर कितने नंबर मिलते, 4, तो एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलते तो x प्रश्नों पर कितने मिलते, 4x। लेकिन गलत किए उस पर एक प्रश्न पर 2 नंबर की कटौती हो रही है, तो 22 प्रश्नों पर कितने की कटौती होगी, 2 22 की कटौती हो जाएगी। तो इसका मतलब ये सही वाले, ये तो सही नंबर अगर किए हैं तो इतने सही नंबर आए और इतने गलती इसमें से कट गई, तो बराबर कितने नंबर अब इसके हो गए, 50, ठीक। ये आपका एक इक्वेशन सेकंड बन गया। तो अब इन दोनों को आपको हल करना है, कंडीशन वही है। अब दोनों को हल कैसे कर सकते हैं, समझे बात। यहां पे इसमें हमने बताया कि कोई शर्त नहीं दी गई है कि इसको बज्र गुणन विधि से करें या विलोपन विधि से करें या किससे करें। तो अगर हमें इनको हल करना है तो अगर बज्र गुणन विलोपन से रखते हैं तो देखो सिंपल पड़ेगा। कैसे, इसमें कितने का गुणा कर दें, 2 का, क्योंकि 22 ये 2 को बराबर हो जाएगा। इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 22, ये भी 2 22 बराबर हो जाएगा ना। तो यहां पर अगर हमें 22 को बराबर करना है तो इसमें क्या कर दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर यहां लिख दें, क्या लिख दें, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो कर दें देखो गुणा, इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80, और ये इसके नीचे ज्यों का त्यों लिख दें, 4x माइनस 2y और बराबर में 50। क्या कर दें, इसको घटा दें। क्यों घटाएं, क्योंकि y का ये जो गुणांक बराबर आया उसके चिन्ह भी आपके समान हैं। अगर चिन्ह समान होते हैं तो घटाते हैं और घटाने पे सारे चिन्ह पलट जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये देखो कट जाएगा। तो ये 6x में 4x घट जाएगा, कितना बचेगा, 2x, और बराबर इधर कितना बचेगा, 30। 80 से 50 घट जाएगा, 30 बचेगा। 2 का भाग कर दें तो x बराबर आपका 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। क्लियर, x का मान ये 15 निकल आया। इसके बाद ये x का मान 1 नंबर 2 नंबर कहीं रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर,
तो देखिए एक नंबर में रखें, एक नंबर कहाँ है, ये वाला है। 3 की जगह 3x अपनी जगह, 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दें 15, माइनस में 22 और बराबर में कितना 40। ये देखिए 15 तिया 45, 45 उधर ले जाए तो माइनस का 22 और बराबर में 40, माइनस का कितना हो जाएगा 45। और 40 में से जब 45 घट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल कर दें, 22 का मान कितना निकला 5। बोलो ठीक है। 22 मानी क्या है, ये जो उससे गलत प्रश्न हुए हैं वो गलत कितने हुए, 5 प्रश्न उसने गलत हो गए और सही उसने किए कितने 15। तो इसका मतलब 15 और 5 कितना हो गया 20। टोटल मिला के 20 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र था। परीक्षा में उससे जो प्रश्न पूछे गए थे टोटल वो कितने थे 20। यहां पे लिख दें कुल प्रश्नों की संख्या, परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या लिख दें x प्लस 22 और x का मान 15 और y का मान 5। तो इस तरीके से 20 प्रश्न पत्र में 20 प्रश्न पूछे गए थे। क्लियर हो गया सवाल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी तैयार होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A व B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वह 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चालें आपको बतानी है। तो देखिए हम थोड़ा चित्र से आपको समझा दें तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक कोई हम यहाँ पर मान लें A बिंदु है और यहाँ पर मान लें एक कोई B बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी प्रश्न के अनुसार 100 किलोमीटर दी गई है। ठीक, ये देखिए लिखा है राजमार्ग पर 2 स्थान है A और B, इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 100 किलोमीटर। एक कोई यहां पर कार है, एक कोई यहां पर कार है। सवाल में लिखा है A से तथा एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। वास्तव में है क्या, इनकी चालें दोनों की अलग अलग हैं। और यदि ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं, इसका मतलब मान लो ये भी देखो इधर की ओर जा रही है और ये भी इधर की ओर जा रही है। अगर ये दोनों की चालें समान होती तो क्या ये कभी कारें मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। क्यों नहीं मिल सकती थी? क्योंकि ये 100 किलोमीटर का डिफरेंस हमेशा ही बना रहता। और यदि इसकी चाल थोड़ी ज़्यादा हो जाए और इसकी चाल हो कम तो हो सकता है ये कितनी देर में कवर कर ले। प्रश्न के अनुसार ये कवर कितनी देर में कर रहा है 5 घंटे पश्चात एक दूसरे से ये मिल जा रही। मतलब कुल मिला के ये हुआ, जैसे हम चित्र से समझाएं आपको कि ये वाली कार ये चलते 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 मान लो इस जगह पे सी पे आ गई और समझे बहुत ध्यान से। और ये बी वाली ये 5 घंटे में धीमे धीमे चल रही थी तो ये इतनी दूरी इसने चल पाई। इसने बहुत तेज चली तो यहां से यहां तक चली कितनी 5 घंटे में दूरी चली है। और यहां इसने बी वाले ने स्लो चली तो ये 5 घंटे में केवल इतनी चल पाई। ठीक है बात कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी दूरी में से अगर ये दूरी घटा दी जाए तो ये 100 किलोमीटर का अंतर रह जाएगा। ठीक है, ये फिर से एक बार देखो समझा दें आपको। ये है आपकी दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ये चाल ये ए कार है, इसकी चाल हम मान लें कार ए की चाल, कार ए की चाल बराबर मान लेते हैं कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, माना समझे बात ध्यान से। माना कार ए की चाल हमने कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और b की चाल हम मान लें, b कार है उसकी चाल बराबर हम मान लें 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब ये देखिए 5 घंटे में ए कार ने कितनी दूरी चली यहां से यहां तक। कहां से कहां तक? ए बिंदु से सी बिंदु तक। तो देखिए कार ए द्वारा 5 घंटे में चली दूरी। आप बता सकते हैं दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल इसकी कितनी हमने मानी, इस कार ए की चाल कितनी मानी? ये मानी है x
और कितने समय में? 5 घंटे में। तो इसका मतलब 5x किलोमीटर ये दूरी चल पड़ेगा। कौन सा? एक कार के द्वारा 5 घंटे में चली दूरी कितनी हो जाएगी? चित्र के अनुसार कितनी हो जाएगी? ए से सी तक पहुंच गया वो। ठीक है। इसके बाद बी कार के द्वारा देखो कितनी दूरी चली गई। बी कार द्वारा 5 घंटे में चली दूरी, इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई? वही सूत्र वही है। चाल इसकी कितनी है? बी वाली कार की चाल कितनी है? 22। और कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो ये आपका 5 हो गया। 5 किलोमीटर ये इसने यात्रा तय की। बी कार ने यात्रा कितनी तय की? 5। तो अब देखिए यहां पर हम अगर चित्र के अनुसार समझें तो ये पूरी दूरी AC और ये है कितनी दूरी? BC। चित्र के अनुसार समझें तो ये AC में से अगर BC घटा दें तो कितना बचेगा? 100 किलोमीटर। यहां लिख दें प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं AC माइनस BC बराबर कितना लिख दें? 100 किलोमीटर। मानी AC का मान कितना है? 5x माइनस BC का मान है 5 और बराबर लिख दें कितना? 100। यहाँ 5 का समय भाग चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 22 और बराबर में कितना होगा? 20। 20/100 होता है। ये आपका एक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। x माइनस 22 इक्वल टू कितना? 20। बोलो यहां से क्लियर इतनी बात हो गई। अब दोबारा से देखो क्या हुआ दूसरी शर्त के हिसाब से। ये देखो दूसरी शर्त के हिसाब से केवल देखो इक्वेशन बनाना ये आपका एक मुख्य काम है। बाकी मेरे ख्याल से ये जब इक्वेशन बन जाएंगे तो इनको सॉल्व करना तो बहुत आसान काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहां छोड़ दें तो तुम सॉल्व कर लोगे, लेकिन समस्या केवल यहां तक है कि ये आपकी इक्वेशन कैसे तैयार हो रही। देखिए दूसरी शर्त समझें। सवाल में दूसरी शर्त ये कही गई है, यदि ये कारें कहां तक? यहां से दूसरी शर्त लागू है। देखो यदि ये एक दूसरे की ओर चलती हो तो वो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो देखिए क्या हुआ ये कि ये वाली कार इधर जा रही है और ये वाली कार इधर, मतलब एक दूसरे की ओर यूं आ रही है, एक दूसरे की ओर। तो ये इधर आई, ये इधर आई, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं कि नहीं? तो एक दूसरे की ओर अगर आई तो यहां पर देखिए हम एक दूसरी स्थिति बनाई दे रहे हैं। ये बिंदु A था और यहां से ये बिंदु B था। हुआ ये कि एक दूसरे की ओर आई है, इधर की ओर। इसकी चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक दूसरे की ओर आई। मान लो ये तेज वाली कार यहां आ गई, कहां पे? C बिंदु पे। और ये B वाली ये धीमे धीमे आई तो ये 1 घंटे में यहां आई और ये 1 घंटे में यहां आई, तो ये C बिंदु पर एक दूसरे को मिल रही है। क्लियर है बात कि नहीं? तो यहां पर देखिए अगर हम ये 1 घंटे में चली दूरी AC निकालें और B कार के द्वारा 1 घंटे में चली दूरी BC निकालें और दोनों दूरी जोड़ दें, बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 किलोमीटर। चित्र से समझ में आ रहा होगा, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। तो यहां पर हम इस दूसरी शर्त के लिए यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखो सेकंड शर्त, A कार द्वारा 1 घंटे में चली दूरी, 1 घंटे में चली दूरी बराबर कितना हो जाएगा? वही सूत्र देखो वही है, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है इसकी? चाल है x, समय कितना? 1 घंटा। तो ये एक किलोमीटर यात्रा इसने तय कर ली। किस कार ने? A कार ने कितनी यात्रा तय कर ली? 1x, मानी AC दूरी हम इसको कह सकते हैं, AC। ठीक है। इसी प्रकार B द्वारा 1 घंटा में चली दूरी, B बिंदु पर जो कार है उसके द्वारा 1 घंटे में चली दूरी बराबर कितना हो जाएगा? वही सूत्र, चाल गुणे समय। चाल इसकी कितनी है? 22 और समय कितना लिया? 1 घंटा। तो ये 1/22 हो जाएगा। 1/22 मानी ये यहां से इधर की ओर आई है इतनी दूरी, ये दूरी क्या कहलाएगी? BC। ठीक है। यहां लिख दें प्रश्नानुसार, दोनों को जोड़ दें, मानी AC और प्लस BC बराबर कितना लिख दें? कितना? 100 किलोमीटर। अर्थात ये आपका AC का मान x निकला, ये y निकला, तो x प्लस y बराबर 100। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ हमें क्या इन इक्वेशनों को हल करने की आवश्यकता दिख रही है? ये मेरे ख्याल से बहुत आसान सा काम है। इसका और इसका हल करने के लिए दोनों समीकरणों को क्या कर दें? जोड़ दें। तो ये यहां पर हम देखो जोड़ के दिखा रहे, एक लाइन का सवाल है, क्यों छोड़ दें अधूरा? तो यहां पर समीकरण 1 और 2 दोनों जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस 2 से देखो क्या हो जाएगा? ये लिख लें, देखो x माइनस 22 बराबर में 20, ये दूसरा वाला है x प्लस 22 और बराबर में कितना है? 100।
बस इनको दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। ये माइनस का बाई, ये प्लस का बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स जुड़ जाएगा कितना 2x बराबर में कितना 120, x बराबर कितना हो जाएगा 60। मतलब पहली कार जो थी, जो ए बिंदु पे कार खड़ी थी, उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बी बिंदु पर देखिए x का मान कहां रख दें, x का मान समीकरण 1 में रख दें। तो देखिए एक में रखें यहां पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x की जगह पे 60 लिख दें, माइनस में 22 और बराबर में 20, तब माइनस का 22 बराबर में 20 माइनस 60, तो माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 40, अर्थात 22 का मान कितना हो जाएगा, 22 बराबर 40। जो आपके बी बिंदु पर कार खड़ी है उसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये दोनों कारें हैं, इनकी चालें आपसे पूछी गई थी। पहले कार की चाल कितनी आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्लियर हो गया सवाल। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपका क्लियर होता है। अब इसको हम मैथ के एक आगे प्रश्न 5वां की ओर हम आपको लेके चलते हैं। देखिए इन प्रश्नों में किसी प्रकार से अगर आपको कोई समस्या ना लग रही हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए अब इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको भी जरा देखें। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये देखिए पहली शर्त दी गई है कि यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों बढ़ानी है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं बताइए। देखिए हम मान लेते हैं कि आयत की विमाएं, अर्थात आयत की विमाएं मानी लंबाई और चौड़ाई। माना आयत की विमाएं अर्थात लंबाई बराबर हम मान लें x इकाई और चौड़ाई बराबर हम मान लें y इकाई। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई अगर पता है तो क्षेत्रफल तो हम पता कर ही सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ लिख दें, इसलिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई मानी x गुणे y वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए सवाल को समझिए, शर्त क्या सवाल कह रहा है उस हिसाब से हम करेंगे। लंबाई में कमी करनी है 5 इकाई की और चौड़ाई में वृद्धि करनी है 3 इकाई की। देखिए पहली शर्त क्या है सवाल की, समझें। यदि लंबाई कितनी कम कर दें, 5 इकाई कम कर दें, मानी लंबाई बराबर कितनी कर दें, x थी उसमें से 5 कम कर लें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, मानी y में 3 जोड़ दें, चौड़ाई में 3 जोड़ दें। ये हमने देखिए चौड़ाई 3 बढ़ा दी, लंबाई 5 कम कर दी। तो यहां पर क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई ये देखो x माइनस 5 है इंटू चौड़ाई है y प्लस 3, ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए सवाल प्रश्न क्या कह रहा है ये समझिए। ये अब यहां से लिखें पहली शर्त, आपकी सवाल की पहली शर्त क्या है, पहली शर्त ये है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ये वाले क्षेत्रफल से। देखिए ध्यान दें, पहले क्षेत्रफल ये था और अब क्षेत्रफल हो गया ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो गया है, कैसे, इससे। ये देखिए पहली शर्त है, पहला क्षेत्रफल ये है और जब लंबाई कम कर दी है और चौड़ाई बढ़ा दी है तब क्षेत्रफल आपका ये हो गया है। तो ये पहले वाले क्षेत्रफल से कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये सॉरी हाँ सही है, 9 वर्ग इकाई ये कम हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें अगर 9 जोड़ दें तो ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये अगर 9 वर्ग इकाई कम हो गया तो 9 इसमें और प्लस कर दें तो ये अब दोनों बराबर हो गए, पहले वाला क्षेत्रफल और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर बराबर हो गए। माने इसको हम लिख सकते हैं x इंटू बाई, इसका मल्टीपल कर दें x इंटू बाई और प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 का 3 में गुणा 15 और प्लस 9। ये x बाई से x बाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 3x
-5/, और ये आपका माइनस का 15, 9 घट जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, इधर ले आए बराबर में 6 लिख दें। ये एक देखिए इक्वेशन बनके तैयार हो गया, 3x - 5/, बराबर में 6, एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब ये आपकी दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बनेगा। देखिए यदि, क्या दूसरी शर्त में देखो सवाल में कहा है, यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाएं, दोनों बढ़ानी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाना है। यदि लंबाई कितनी कर दें, x थी, उसमें कितना जोड़ दें, 3 इकाई। यदि लंबाई कितनी कर दें, x + 3, तथा चौड़ाई कितनी कर दें, चौड़ाई जो y है उसको कितना बढ़ा दें, 2, तो y + 2। तब क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई है आपकी x + 3 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई है y + 2। तब क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसका मतलब देखिए पहले वाला क्षेत्रफल कहाँ है, पहले वाला क्षेत्रफल ये है, देखो x × y, जब x y विमाएं थी तब क्षेत्रफल ये है, पहले वाला क्षेत्रफल ये, और ये अब वाला क्षेत्रफल x + 3 इंटू में y + 2, ये वाला हो गया। ये क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई अधिक हो गया। ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 67 वर्ग इकाई अधिक हो गया। तो इसका मतलब अगर इसमें से 67 कम कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर हो गया। बस इसको भी देखो हल कर दें, x × y इक्वल टू में हो जाएगा x × y + 2x + 3y + 6 - 67। ये xy से xy फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x + 3y, और ये देखिए 67 में से 6 घट जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, 61। अगर इधर ले आए बराबर में 61 लिख दें तो आपका ये इक्वेशन सेकंड बन गया। बताएं कोई समस्या, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशनों को हल करना मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, क्या करें बताओ, तुम्हारे लिए छोड़ दें। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर अगर हमें y को बराबर बराबर करना है तो 5 का इधर गुणा कर दें, 3 का इसमें कर दें, तो y बराबर हो जाएगा, मानी घटा जोड़ने पर y ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम इतना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं और इनको दोनों इक्वेशनों को हल करना है। और हल करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका x और y का क्या आंसर आएगा। ये इतना करने के बाद हम आपका ये जरूर चेक करेंगे कि आपने क्या किया है, x और y के मान हमें बताएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आगे आएगी वो आपको आगे वीडियो में मिलेगी। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार, और चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज फिलहाल इतना।